चलिए, भारतीय संविधान सभा हेडिंग होगा भारतीय संविधान सभा हेडिंग। कैबिनेट मिशन के संस्तुति मने सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण की करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। और तीसरा क्वेश्चन हम कल पूछेंगे, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946। मार्च 1900। 3 गो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। एगो स्टेफर्ड क्रिप्स, एगो पैथिक लॉरेंस, एगो एबी अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी कब प्रस्तुत किया? पहले सबसे पहले स्वराज पार्टी प्रस्तुत किया 1924 में कि संविधान सभा का गठन किया जाए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन पार्टी रखा था? स्वराज पार्टी। कब रखा था? देखिए, रचना के लिए प्रस्ताव रखना और पारित होना दोनों में अंतर है। रखा था 1924 में। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना तय किया गया था? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 300। पॉइंट क्लियर है? जिसमें 4 गो चीफ कमिश्नर, जो अभी संघ शासित प्रदेश है ना, जैसे 8 गो, वैसे चीफ कमिश्नर होता था। तो 4 गो चीफ कमिश्नर से प्रतिनिधित्व करते थे लोग। और देशी रियासत से कै गो? जो भारत के लोग था, राजा जहाँ के था ना, देशी रियासत, वहाँ से 93 सदस्य थे। और ब्रिटिश सरकार, जहाँ ब्रिटिश के हुकूमत के लोग कै गो थे? माने जहाँ जहाँ ब्रिटिश भारत थी, माने जो एरिया पर ब्रिटिश का हुकूमत था, वहाँ से 292 मेंबर थे। और देशी रियासत, जो यहाँ के लोग नवाब राजा रियासत रजवाड़े थे, वो 93 सदस्य थे। वो चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितना निश्चित किया गया? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। और संविधान सभा सदस्यों की संख्या तय किया गया कि 389 सदस्य रहेंगे। कहाँ कहाँ से कौन होंगे पता चल गया। क्लियर है? जैसे सपोज करिए कि संविधान सभा संविधान बनाने के लिए गठन हुआ था। जिस प्रकार से गांव में ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कमेटी गठित होता है, सरस्वती पूजा मनाने के लिए कमेटी गठित होता है, गांव में ट्रांसफार्मर बनाने के लिए समिति गठित होता है, तो सदस्यों की संख्या रहता है जितना हर घरे घरे से आएंगे लोग। कहते कि चूल्हा प्रमुख आएंगे, प्रत्येक घर से एक सदस्य आएंगे, कम से कम बैठक होता है ना, तो वही बैठक हो रहा है पहली बार संविधान बनाने के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर बनाने के लिए होता है, जैसे पूजा करने के लिए होता है। क्लियर है? वो टोला से कितने रहेंगे, ई टोला से कितने रहेंगे, ये सब तय होता है कि नहीं होता? तो पॉइंट देखिए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हो गया? जुलाई 1946 में, है ना। 2-3 दिन पहले ही हो जाता है सरस्वती पूजा समिति का चुनाव, तो जुलाई 1946 में चुनाव हो गया। पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए क्या कह रहा है। जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, यानी संविधान सभा के सदस्य लोग को कौन चुना था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुने थे। प्रांतों के जो विधानसभा के सदस्य थे वही लोग चुने थे। और प्रांतों के विधानसभा के सदस्य को कौन चुना था? तो जनता चुना था। जनता प्रांतीय विधानसभा सदस्य को चुना, और वो प्रांतीय विधानसभा का सदस्य संविधान सभा के सदस्य को चुना। इसका मतलब संविधान सभा का सदस्य डायरेक्ट जनता चुना था कि इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष चुना हुआ था। क्लियर हुआ? चलिए आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। 73 गो स्थान था किसको? मुस्लिम लीग को। 73 सीट मिला था किसको? मुस्लिम लीग को। सब जरूरी नहीं है, 73 को मुस्लिम लीग को मिला था, ये जरूरी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहला बैठक नई दिल्ली में हुआ था। जब समिति का गठन हो जाता है श्री श्री सरस्वती पूजा समिति का, तो पहला बैठक होता है ना, तो वही पहला बैठक हुआ कहाँ? वहाँ 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे देखिए। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मीटिंग के दिन कोई ना कोई तो अध्यक्षता करता है ना जी। ट्रांसफार्मर खराब है, चबूतरा पर बैठक हो रहा है, पेड़ के नीचे बैठक हो रहा है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठक हो रहा है, तो कोई ना कोई के अध्यक्षता में ना मीटिंग होता है।
सब बैठ जाएंगे। कोई वो कहे कि किसी भी सभा या समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सभापति या अध्यक्ष की जरूरत पड़ता है। हम इसे इन फलाना आदमी को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते हैं। एक आदमी खड़ा होगा, मैं इनका समर्थन करता हूँ, सब ताली बजाते हैं। होता ना, इसे अध्यक्ष चुना गए हो और उन्हीं की अध्यक्षता में उस दिन मीटिंग होगा। तो पहला दिन अध्यक्षता किसको बनाया गया? वही गांव में भी वही होता है, सबसे जो माने मुख्य आदमी होता है, या तो पैसा वाला ज़्यादा हो, अप्रोच वाला ज़्यादा हो, वैसा तेज तरह आदमी को अध्यक्षता बनाया जाता है। तो वही बात है, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा था। किनके पास? और एक तो सीनियर भी थे, पैसा भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इन्हीं को अध्यक्षता बना दिया गया। क्लियर है? पहला मीटिंग के दिन, और पहले मीटिंग के दिन जब पहला मीटिंग हुआ संविधान सभा के, तो उसी दिन संविधान सभा के अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया लोग। जैसे मीटिंग होता है तो पहला दिन कोई अध्यक्षता कर लेता है, लेकिन परमानेंट किसके पास हिसाब किताब रहेगा, ट्रांसफार्मर का कौन पैसा जमा करेगा, सब तय हो जाता है ना। तो वो उसी दिन पहले दिन तय हो जाता है। यानी सब पहला दिन उद्घाटन का अध्यक्षता तो कर दिए सचिदानंद सिन्हा, लेकिन परमानेंट अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा, वही बात कह रहा है। तो सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, टेम्पररी उद्घाटन का पहला का। मुस्लिम लीग इस बैठक से बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बैठक से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मीटिंग होता तो सब कोई समर्थन कर देता, जरूरी है? दो चारों को बहिष्कार कर देता कि पहले का जब तक पैसा क्लियर नहीं होगा 1 रुपया नहीं मिलेगा, उठ के चल जाता है ना जी। तो वही कारण मुस्लिम लीग बैठक को बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए भी लोग अलग संविधान सभा का मांग कर दिया। मुस्लिम लीग बैठक को बहिष्कार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान के लिए हमको अलग संविधान चाहिए। मतलब यह हो गया कि मुस्लिम लीग क्या संविधान सभा के पहला बैठक से समर्थन में था? विरोधी था। क्लियर है? अब देखिए, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत जो जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं गया था। क्या गांव में ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मीटिंग होता तो सब कोई घरे घरे चल जाता है, दो चार को छूट जाता कि हमारा उस सबसे कोई मतलब ना है, रह जाता है ना जी। तो वही हैदराबाद का रियासत था जो भाग नहीं लिया। प्रांतों या देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि दिया गया था। प्रांत को प्रतिनिधि दिया गया था जनसंख्या के अनुपात में। 10 लाख की आबादी पर एगो संविधान सभा के सदस्य को चयन किया गया था। यानी कितना आबादी पर एगो संविधान सभा का सदस्य था? 10 लाख की आबादी पर। यानी 10 लाख आबादी के लिए एक एगो संविधान सभा में प्रतिनिधि था। कैसे के लोकसभा सदस्य लोग रहते हैं, 50,000 की आबादी पर कैसे एगो जिला परिषद होता है, उसी तरह से 10 लाख की आबादी पर एगो संविधान सभा का सदस्य था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय के जनसंख्या के आधार पर था। माने जनसंख्या समुदाय के आधार पर दिया गया था। समुदाय तीनों कौन कौन थे? मुस्लिम को दिया गया और सिख को दिया, बाकी सब जनरल। माने कहने का मतलब प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है मुख्यतः प्रमुख 3 समुदाय के जनसंख्या को दिया गया। 3 समुदाय के जनसंख्या पर दिया गया। तो जिस समुदाय कौन कौन थे? तो मुस्लिम थे, सिख थे और बाकी जनरल। आगे आ जाइए। संविधान सभा के प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। यानी संविधान सभा में कुल समिति का गठन किया था 13 गो। कुल प्रमुख समिति की सदस्य संख्या मान कितने समिति था? कुल मिला के मेन जो प्रमुख समितियां था 13 गो गठित हुआ था। सबका अलग अलग काम दिया गया। जैसे पूजा में भी होता है कि अलग अलग कौन अध्यक्षता करेगा, कौन कोषाध्यक्ष रहेगा, कौन नाश्ता बनवाएगा, कौन बूंदिया पैक करवाएगा, कौन मूर्ति लाने जाएगा, होता ना जाता है। तो 13 गो समिति का गठित किया गया था। इसमें संचालन समिति अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति, यानी प्रांतों का देखरेख करने को मिला था पटेल साहब को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति का मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के सरदार पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। अरे प्रमुख सब नहीं, 13 नहीं दिया है, लेकिन मैंने 13 को समिति गठन हुआ था। मेन में नहीं सब था। अब रहने के लिए तो सब कोई पैकेट पर साट के घूमल चलता, लेकिन सब मेन रहता है। मेन 2-4 गो रहेगा ना, कुछ काम है तो उनसे मिलिए। वो सट ले पॉकेटवा पर, तब वो नहीं कहेगा। दूसरा कैसे कहा मिला है, कैसे खाली पैकेट में साट ही ला उसको। तो मेन था लोग ये ना बुझाया। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत मंत्रालय क्षेत्र के लिए ये जो है ना 2 गो उप समिति गठन किया गया था। सॉरी 5 मौलिक अधिकार से रिलेटेड, अल्पसंख्यक से रिलेटेड, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र से रिलेटेड 5 गो उप समिति का गठन किया गया था। जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के हरेंद्र चंद्र मुखर्जी माने HC मुखर्जी। दुइये गो उप समिति में, दुइये गो, पांचों जरूरी नहीं है। आगे देख लीजिए, संविधान सभा समुदाय आधारित प्रतिनिधि दिया गया, कौन समुदाय को कितना मिला देखिए। अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी और सिख सदस्यों की संख्या कितनी थी? पारसी लोग कितना थे? आगे आ जाइए। संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितना था? अब 15 हो। इस प्रकार है, इसका में सब जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ेंगे टिक लगा लीजिएगा। जैसे देखिए, हंसा मेहता बॉम्बे से जनरल सीट से जीत के आई थी। कमला चौधरी भी संविधान सभा के सदस्य थी, जरूरी है। लीला रे संविधान सभा के महिला सदस्य थी, ये जरूरी है। सरोजिनी नायडू बिहार से जनरल सीट से जीत कर आई थी। राजकुमार अमृता कौर मध्य प्रांत से जनरल से जीत, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से जनरल से, विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत जनरल से, मानी सब महिला सदस्य शामिल थी, है ना। तो सब जरूरी नहीं है भाई, कितना बार बताएं। जो टिक लगा रहा हूं वही टिक लगाइए। 15 हो के क्या करिएगा नाम जान के? छांटने के लिए इतना में छटा जाएगा। कौन नहीं थी तो इतना में सचार छटा जाएगा, श्योर रहिए। ये समय से 3 को देगा, राजकुमार अमृता को, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, ये 3 को ज्यादा देगा। पहला बैठक मीटिंग कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1900। और दूसरा मीटिंग कब हुआ? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। अब परमानेंट अध्यक्षता जब जब मीटिंग होगा कौन करेगा? संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बने थे, कौन कौन? HC मुखर्जी और बेटी कृष्णाचारी। 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी और बेटी कृष्णाचारी। संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुआ कब? यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 9 दिसंबर के अध्यक्षता कौन किए थे? और 11 दिसंबर के कौन किए? हाँ, राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर के 13 दिसंबर रहे तो राजेंद्र प्रसाद। हम क्या बोले? राजेंद्र प्रसाद एक बार जब अध्यक्ष बन गए तो सब दिन फिर हुए, बुझाया? ऐसा ना कि भुलवाने के लिए कह दे कि 5वां अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए, वही रहे। 7वां 10वां बार जो भी हुआ सबका अध्यक्षता कौन किए? राजेंद्र प्रसाद। खाली उद्घाटन में पहला का सजदानंद सिन्हा, है समझ में? अस्थायी। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहिएगा? राजेंद्र प्रसाद। जब तक नहीं कहेगा अस्थायी या उद्घाटन या पहला अधिवेशन, तब तक सजदानंद सिन्हा आंसर नहीं होगा। तो संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हो गया। भाई कोई भी मीटिंग होता है तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी ना मीटिंग होगा। तो संविधान सभा का जब मीटिंग हुआ तो लोग, जैसे मान के चलिए गांव में सब लोग के जमा कर दिए चबूतरा पर। बहुत लोग कहे कि काजी काहेला मीटिंग बोला है, कुछ कहिएगा? तो कोई कह रहा है कि सब कोई चुप लगा ले, मटिएले कि सब कोई मीटिंग में बैठिए गया है। 2-4 गौर बोलेंगे, अरे मैंने कुछ कहिए कि जाए सब। तब लास्ट में कहे कि बुलाया गया इसलिए है कि पिछला 1 महीना से ट्रांसफार्मर खराब है, कोई के ध्यान नहीं है बनवावेला, और बार बार दूसरा कोई टोका फंसा दे रहा है, शॉर्ट लग जा रहा है, जला दे रहा है, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया है। आ रहा समझ में? तो शुरुआत करता है ना कि क्या उद्देश्य, तो यही कि ट्रांसफार्मर पर कोई जिसका यहाँ शॉर्ट लगा हो चेक किया जाए, कोई टोका नहीं फंसाएगा, ऊपर से जल गया तो बनवाएगा, कितना पैसा लगे, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया है। कोई खड़ा होकर बताता है ना इस बात। तो वही हुआ। मीटिंग का तीसरा दिन जब हुआ तो कहा जी का मीटिंग का क्या उद्देश्य है? तो संविधान सभा गठन हो गया गठन। तो संविधान सभा का क्या उद्देश्य है?
तो क्या बनाने के लिए? तो संविधान बनाने के लिए। संविधान कैसा बनेगा? तो चर्चा होगा कि उस भाईचारा होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, है ना। तो तमाम बातों की चर्चा करने लगेंगे, उसी को उद्देश्य बना करके कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो चर्चा होते जाएगा, फिर बनना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू संविधान का क्या उद्देश्य है, क्यों संविधान बनाया जा रहा है, वो पेश किए, और उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान बनना शुरू हो गया। संविधान का उद्देश्य है कि हम भारत के लोग भारत को प्रजातंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी प्रजातंत्र स्थापित करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे, धर्म निरपेक्ष माने सभी धर्म को समान दृष्टि से देखेंगे, समाजवादी के भावना उत्पन्न करेंगे, भाईचारा बनाएंगे। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन हुआ था कि संविधान बनाए। तो ऐसी बात जिसमें शामिल होगा वो वाला बात रहेगा, और ना तो जो इस बात को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो संविधान में शामिल नहीं होगा। मान के चलिए कोई कह के लागू कर दिया जाए कि 18 से 20 साल तक जो भी बच्चा होगा ना, 18 से 20 साल खाली बस जितने भी मुसलमान के बच्चे होंगे सबको नौकरी दे दिया जाए, सरकारी डीएम बना दिया जाए। तो इसे भाईचारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कहे कि ना, संविधान का उद्देश्य है कि भाईचारा बंधुता को बनाया जाए, समाजवाद को दे, इसीलिए किसी विशेष वर्ग को ऐसा पोस्ट पर आप नहीं दे सकते हैं, तो ये संविधान में इंक्लूड नहीं होगा। तो संविधान के उद्देश्य के हिसाब से न शामिल होते जाएगा सब बात। तो देखिए, संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हो गया। यानी संविधान सभा के समस्त उद्देश्य का प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किए हैं? जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किए हैं? और उसी उद्देश्य के अनुसार संविधान बनना शुरू हो गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गया। 22 जनवरी को सब संविधान सभा जो है स्वीकृति दे दिया कि हाँ जो नेहरू जी पेश किए यही उद्देश्य होना चाहिए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां का नियुक्ति किया बनाने के लिए। इसमें प्रमुख समितियां देख लीजिए थी, संघ संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, संघीय शक्ति प्रारूप समिति है ना। अगला क्वेश्चन याद रखिए, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी? 7। एगो अम्बेडकर जी और 6 गो अन्य। कहेगा अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य? 6। अम्बेडकर के अतिरिक्त कितने? 6। कुल सदस्य कितने? 7। जो इस प्रकार का है। कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो था कौन? अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णामाचारी अय्यर, कन्हैया मणिमुकुल के मुंशी खाली कहिए, है ना, कन्हैया लाल के मुंशी कहिए ना, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, ईद माधवराव, और 7वां कौन? डीपी खेतान। डीपी खेतान का मृत्यु हो गया तो फिर टीटी कृष्णामाचारी सदस्य बनाया गया। मतलब ये हो गया कि कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो यही 7 होते, इसके अलावा और कोई माने वो इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से। जब अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ था उस समय पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था जी। पहला जब चुनाव हुआ तो उस समय तो पहला बैठक है ना, मुस्लिम लीग बहिष्कार किया, पाकिस्तान के अलग संविधान का मांग कर दिया। उससे पहले तो सब एक था। तो अम्बेडकर का चुनाव बंगाल से हो गया, और जब पहला बैठक के बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम लोग के लिए अलग संविधान चाहिए पाकिस्तान के लिए, हम लोग इस बात से इस बैठक से सहमत नहीं है, तो अलग संविधान का गठन होगा तो पाकिस्तान के लिए। तो एरिया जो बंगाल जहाँ से चुनाव चुन के आए थे वो चल गया पाकिस्तान एरिया में। तो पाकिस्तान एरिया में चल गए तो वहाँ के लोग प्रतिनिधि करेंगे पाकिस्तान की तरफ के ना। तो फिर हुआ कि अम्बेडकर जी तो काम खत्म हो गया अब अम्बेडकर के। बहुत लोग कहे कि अम्बेडकर जी के छोड़िए, बिना अम्बेडकर जी के बनाइए, नंगा हो जाएगा, रहने दीजिए, बाकी सब है ना जी, इतना ही लोग मिलकर बनाइए। गांधी जी कहे कि अम्बेडकर जी को अगर हटा देगा ना तो फिर आगे आने वाला भविष्य में आने वाला पीढ़ी कहे कि संविधान गलती से बनाया गया है, इनवैलिड कर देगा। सब अपना मन से हिटलर की तरह, तानाशाह की तरह बनाया कि अम्बेडकर अभी वरिष्ठ आदमी है, अम्बेडकर अभी सबसे पढ़े लिखे आदमी है, सबसे मुंह के बात समझाने वाले वही है, वही इंग्लैंड से जाके पढ़ के आए हैं इतना बेहतर से, कई अवार्ड मिला, कई डिग्रियां उनके पास है। और उनको अगर शामिल नहीं करेंगे तो कहेगी सब तो अपना ही से लोग बन लिया कि वैसे वैसे लोग को शामिल क्यों नहीं किए थे जब बनाया था। तो
कि अम्बेडकर जी को बिना रखे अगर संविधान बनाएगा तो संविधान इनवैलिड कर देगा, आने वाले लोग नहीं मानेगा, मानने से इनकार कर देगा, वो अपना मन से बनाया था, इसलिए अम्बेडकर का हर हाल में मिलाना होगा। तब लास्ट में फिर बम्बई से मिलाया गया, बम्बई के एगो सदस्य को त्यागपत्र दिलवाया गया, उसके स्थान पर अम्बेडकर जी को रखा गया। समझ रहे हैं, इतना महत्व रख रहे थे संविधान बनाने में अम्बेडकर जी, क्योंकि संविधान की बातें को पढ़कर समझाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट वही थे। देखिए, अब इंग्लैंड के संविधान से पढ़ना है, इंग्लैंड के संविधान को पढ़ करके इंग्लैंड के बात जो अच्छा है वो लेना है, तो इंग्लैंड के जो संविधान पढ़कर समझेगा वह ना अच्छा बात ला सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लाना है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान पढ़कर समझ कर जो अच्छा होगा वो लाना है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला पढ़ेगा तब है ना। कई गो भाषा के कई गो डिग्रियाँ लेके बैठल थे, इनको कोई के संविधान फटाक से समझ में आता था, फटाक से पढ़ लेते थे, क्योंकि कई क्षेत्र के ज्ञाता है, इसीलिए कह के उसको रखना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। बाकी सब खाली नेता हैं, वो नायक थे, ऐसा हो गया था माहौल उस समय। आगे देखिए, देश बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन फिर कहाँ से हुआ? बम्बई से। त्यागपत्र दिवा का निर्वाचन किया गया। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार इन्हीं को कहते हैं, बनाने वाला, शिल्पकार, वास्तुकार, जनक। भारत के संविधान का जनक भी कहे जाते हैं। क्यों? कौन? भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है? चलिए, अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। प्रारूपे समिति को डिजाइन करना होता था कि क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, फाइनल निष्कर्ष तैयार करता था और सबको समझाता था। जब सहमति बनता था तो फिर लागू होता था। तो मेन काम कौन कर रहे हैं? पढ़ पढ़ के समझा रहे हैं अम्बेडकर जी, क्या लिया जाए नहीं लिया जाए। अब बताइए, 389 को लोग आए थे, तो 389 को लोग में से सब कोई राजा महाराजा होंगे? लोकल आदमी कोई 10 लाख की आबादी पर जीत के आएगा जी? सांसद लोग कोई लोकल आदमी जाके अंगूठा छाप तो जीत सकता है, लेकिन उसका धाक चलता हो, पॉपुलरिटी हो, बहुमत हो, तब ना जीतेगा। तो सब जो जीत के गए हैं सब कहीं ना कहीं महारथी लोग हैं, कहीं के रियासत के नवाब है, तो कोई राजा है, तो कुछ सब बड़े बड़े लोग ना हैं। विधायक बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए आम आदमी जनरली है तैयार, बन सकता है, बहुत उम्मीद नहीं रहता। तो बड़े बड़े आदमी सब जीत करके आए, सब अपने क्षेत्र के महारथी हैं, और उन लोग के समझाना बड़ा मुश्किल होगा। खाली कागज रहेगा तो उस पर लिख सकते हैं, लेकिन भरा कागज पर मिटका के लिखने में बड़ा मुश्किल है। तो वही बात हो रहा है, सबके समझाना। अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति पढ़ पढ़ करके संविधान को समझा करके इंक्लूड करना, दूसरा देश से सब लेना है। और यहाँ भी जो मेन बात चर्चा करना है उसके बारे में भी बताना है। जैसे कह रहे हैं कि संविधान में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 4 को आदमी खड़ा कर ऑब्जेक्शन, तो कहे तो पुरुष जी सब गंगा से आया है, पुरुष के कहने रिजर्वेशन दिया जाए, महिला को कहा दिया जाए। तो उसको समझा करके देखिए, पुरुष इतना दिन तक अत्याचार किए हैं, शोषण किए हैं, इसलिए पुरुषों को ज़्यादा बढ़ गया है। बराबर लाने के लिए महिला को आरक्षण देंगे तभी बराबर लाया जा सकता है। तू अगला आदमी समझ गया। दूसरा दिन फिर खड़ा हो गया, ऑब्जेक्शन, माने महिला को बराबर में लाने के लिए पुरुष को जान देना पड़ेगा, तो उसको भी समझाया जा रहा। तब तक इधर ऑब्जेक्शन कर रहा है। बड़ा मुश्किल था समझा करके। समझिए, जिंदा मेढक को तराजू पर तौलना है, इन्हें चढ़ा रहा, उन्हें कूद जा रहा, उन्हें चढ़ा, उन्हें कूद जा रहा, बड़ी मुश्किल हो रहा था। तो वो काम करने में योगदान इनका ज़्यादा रहा, इसीलिए इनको संविधान का शिल्पकार कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं। बुझाया? चलिए, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में, समझ सकते हैं, कंप्लीट खाली प्रारूप तैयार करने में कि क्या है, 6 महीना से भी कम समय लिया था इतना बड़ा चीज बनाने के लिए। इस दौरान कै गो बैठक हुआ था? प्रारूप समिति माने क्या होगा, मेरे को कही कि नहीं होता कि रफ टफ, तो रफ टफ तैयार करने के लिए इतना समय लिया। आगे आ जाइए। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 324 निश्चित किया गया। हुआ क्या कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आ गया, जिसके तहत भारत का बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान के रूप में। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए जो सदस्य थे, कुछ पाकिस्तान चले गए, एरिया पाकिस्तान चला गया, तो सदस्य रहे। तो 389 में से फिर कितना तय किया गया कि चलिए 324 सदस्य रहेंगे संविधान बनाने के लिए। अब 389 की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। भाई जेकर प्रतिनिधित्व करेंगे पब्लिक रहेगा तबे ना ओकर संसद रहेगा, पब्लिक नहीं तो खाली बिना पब्लिक के संसद रहेगा, केकर बात को जाकर संसद में उठाएगा। इसीलिए कहा कि 324 ही रहेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए, डायरेक्ट कहेगा संविधान के जब पाकिस्तान का जब गठन हुआ तो भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितना तय किया गया?
324। पॉइंट क्लियर है। 2 सितंबर 1939 को अंतरिम सरकार गठन हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा अंतरिम सरकार का अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? माने आजादी से पहले ही अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो गया। आजादी के बाद मंत्रिमंडल हो, आजादी से पहले ही हुआ अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जेकरा में जवाहरलाल नेहरू को कौन मंत्रालय मिल गया? राष्ट्रमंडल मंत्रालय ये है, विदेश मामला ये देख रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण देख रहे हैं। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया गया, सिराज गोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया, और नासफ अली को रेलवे मंत्री मिला, जगजीवन राम को श्रम मंत्री मिला। अब मुस्लिम लीग को भी मिला है कोई कोई सदस्य को, जैसे लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला। बस आगे आ जाइए। देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन किया गया। कब गठन किया गया? 31 अक्टूबर 1900, यानी संविधान का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। पहले जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था, 389 सदस्य था, लेकिन बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया भाई, तो फिर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। तब फिर संविधान सभा सदस्यों की संख्या कितना हो गया था उस समय? संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 को हो गया था। तय किया गया था ना कि रहेगा 324, लेकिन रहा कितना? 299। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट दे दिया। याद करिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। अब प्रारूप बना करके संविधान को रिपोर्ट कब दिया? 21 फरवरी 1948। है समझ में? प्रारूप के लिए ना गठन हुआ था प्रारूप समिति का, कैसे ड्राफ्टिंग करने के लिए उसको, तो ड्राफ्टिंग करने के लिए गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग करने के लिए गठन किया गया था प्रारूप समिति को, तो ड्राफ्टिंग करके अपना तौर तरीका, और उसके बाद फिर सौंप दिया संविधान सभा को। संविधान सभा को कब सौंपा? 21 फरवरी 1947। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा, रुकेंगे। आगे पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। जब संविधान सभा को सौंप दिया, क्या सौंप दिया? जैसे संविधान, मैंने एग्जाम्पल में जो बताए थे आपको कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या कहता हो गया कि घर पीछे 100 रुपया लगेगा, एक आदमी जाएगा, नया ट्रांसफार्मर आएगा, पुराना जल गया होगा, हटा दिया जाएगा, वो सब लिखित तौर पर हो गया। और लास्ट में सब कोई क्या करता है? साइन करता है ना कि यही तय हो गया, यानी कल से चंदा वसूलना शुरू हो जाएगा। चंदा कौन कौन वसूला जाएगा, तो फलाना फला जाएगा, सब तय हो जाता है। तो वही मोटा मोटी जो है तैयार कर दिए अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के माध्यम से, और संविधान सभा को सौंप दिए कि देखिए यह होगा। तो संविधान सभा को सौंपे, तो संविधान सभा कहा कि एक बार इसको पढ़कर सुनाइए। जैसे कहते हैं ना कि एक बार पढ़ के सुनाइए कि क्या क्या तय हुआ है, तो खड़ा होकर पढ़ेगा कि फलाना फलाना आदमी कल से जाएगा चंदा वसूले, 200 रुपये लगेगा, जो चंदा नहीं देगा उसका टोका उतार दिया जाएगा, लिखा जाता है, सब पढ़ के सुनाता है ना। कितना लोग कहते हैं कि एक बार फिर से पढ़ो, क्या पढ़ा कहते हैं ना। तो वही यहाँ हो रहा, दे दिए, रिपोर्ट कर दी संविधान सभा को प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति दे दिया, तो इन लोग क्या कह रहे हैं कि एक बार पढ़ के सुनाओ। तो पहला वाचन एक बार पढ़े, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला, पहला बार वाचन हुआ, एक बार पढ़ाया, कहा कि फिर से पढ़ो, फिर दूसरा शुरू, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला, कहा कि फिर से पढ़ो। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, 3 गो वाचन हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का कितना वाचन हुआ? 3 वाचन, यानी 3 बार पढ़ के समझाया गया, बुझाया। अब इसमें क्वेश्चन पूछाएगा सबसे लंबा वाचन, देख रहे पढ़ने में सबसे ज्यादा समय कौन लगा? सबसे लंबा वाचन दूसरा, और सबसे छोटा वाचन, डेट देख लीजिए, सबसे छोटा वाचन पहला और सबसे बड़ा वाचन दूसरा, यह पूछेगा। समझ में आ गया? पढ़ के समझाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, समझाते बढ़ते जा रहे हैं, यानी तब जाके फाइनल हुआ कि हाँ ये लागू होगा, है समझे। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, मैंने सबको कहा कि हाँ ठीक है डन हो गया, पारित कर दिया गया ना, बुझाया जी।
14 नवंबर 1949 को अंतिम फाइनल हुआ। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक पढ़ा गया अंतिम वाला। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक पढ़े ना। और 26 नवंबर को संविधान सभा क्या कर दिया, पारित कर दिया कि हाँ, कहेगा संविधान कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1900 पारित कर दिया कि हाँ डन हो गया, कल से काम शुरू हो जाए। बुझाया? तो यह संविधान सभा पारित कर दिया 26 नवंबर 1949 को। 3 बार के बाद 4था बार पढ़ने की जरूरत। इस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तय किया गया था कितना था भाई? 324 था। अभी कितना है? तय किया गया था 324 और चुनाव था 299। अभी बचा कितना? तय किया गया कि पाकिस्तान अलग हो गया तो 324 सदस्य रखिए। फाइनली हो गया 299 को। संविधान सभा बन गया, पुनर्गठन हुआ। तो जब पुनर्गठन हो गया तो 299 को सदस्य चुना गया। और लेकिन जब पारित हुआ तो उस समय क्या को सदस्य है? यही लोग उस पर हस्ताक्षर किए। यानी 299 में से 284 घटाएंगे तो कितने लोग हस्ताक्षर नहीं किए? बढ़िया से जोड़िए, 15 लोग हस्ताक्षर नहीं किए। अब कहिए कि होता क्या है कि मीटिंग में जब फाइनल निष्कर्ष हो जाता है तो सबको हस्ताक्षर करवे करता है कि इतना गमछा झाड़ेगा, इसे रखेगा, चल देगा कि देख लेंगे कौन रोक लेगा टोका फंसावे से। कि जब तक पहिलका का हिसाब किताब नहीं होगा 1 रुपया 1 पाई नहीं मिलेगा। हम टोका फंसावे करेंगे। गमछा ऐसे झाड़ा, लुंगी मोड़ के चल दिया। होता नहीं सा 2-4 को सहमत नहीं थे, साइन नहीं किए, इतने लोग साइन कर दिए। हुआ कि भाई चले काम शुरू हो गया। बुझाया? चलिए आइए आगे। तब फिर देश आजाद हुआ तो आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रमंडल भी इन्हीं के अधीन था। विदेश मामला भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था। वैज्ञानिक शोध भी इन्हीं के पास था। सरदार पटेल को गृह मंत्री दे दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री मिला और राज्यों के मामले का भी मैटर इन्हीं के पास था। फिर से राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्री बनाया गया। खेती उती में बढ़िया एक्सपर्ट होंगे, फिर से बना दिया गया। जैसे राजेंद्र प्रसाद जैसे वो ना होता है कि मजबूत टाइप का एकदम मन ना होता है। अरे भाई 2-4 गो गाँव में वैसे हर गाँव में रहता है जो कोई से नहीं डराएगा। मैंने एकदम हरमुठा टाइप का रहता है जो टाइट होकर कुछ बोल देंगे कहीं। तो मीटिंग उटिंग में वैष्णो आदमी रहता है। तो वैसे ना आदमी थे, अध्यक्षता कर रहे थे, एक बार डांट देते बढ़िया बैठो तो बैठ जाते था। राजेंद्र बाबू असरदार आदमी थे, है ना। तो खाद्य कृषि मंत्री इनको लगातार 2 बार बैक टू बैक बनाया गया। अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र मंत्रिमंडल में भी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। जॉन मताई रेलवे परिवहन बने। भीमराव अम्बेडकर को कौन मंत्रालय मिला? कानून मंत्री बनाया गया। कहेगा आजाद भारत का पहला कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। और डायरेक्ट कहेगा अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? योगेंद्र नाथ दत्त मंडल। उस समय अम्बेडकर जी को नहीं बनाया गया था 2 सितंबर 1946 वाला में। आजाद भारत में इनको बनाया गया है ना। श्रम मंत्री कौन थे? योगेंद्र नाथ दत्त मंडल। पहला विधि मंत्री योगेंद्र नाथ दत्त मंडल थे। आजाद भारत में बने हैं भीमराव अम्बेडकर। श्रम मंत्री कौन? और रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना ही मंत्री। आ जाइए। कह रहा है कि भारत के रियासत एकीकरण करने में सरदार पटेल अध्यक्षता में 1947 को रियासती विभाग मंत्रालय बनाया गया। सीधा सीधे कहने रियासती मंत्रालय बनाया गया, जिसका सचिव कौन थे? यानी रियासत का एकीकरण मुख्य भूमिका कौन निभाए? सरदार पटेल। और क्योंकि सचिव है मेनन और अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। रियासती को एकीकरण करने के लिए, कहीं एकीकरण माने जब देश आजाद हुआ तो 562 को रियासत था। तो भाई आजादी में सबको ना अधिकार है, सबको ही आजाद हुआ है, कोई किसी का अधीन गुलाम है। अब कहा कि सबको ही आजाद हो गए हैं। भारत 2 भाग में बट रहा है, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामिक देश बन रहा है। मन है तो आप इस्लामिक देश साथ जा सकते हैं, और अगर मन है तो आप भारत लोकतंत्र देश बन रहा है।
लोकतंत्र पहले से ही था, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है, इसीलिए आप रह भी सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो पाकिस्तान जाना ही है, और हिंदू हैं तो आपको यहाँ रहना ही है। मन है तो आप पाकिस्तान इस्लाम स्वीकार करिए, जाइए वहाँ। मन इस्लामिक देश बन रहा है, आप हिंदू रह के भी वहाँ रह सकते, इस्लामिक देश लेके पाकिस्तान बन रहा है, और भारत लोकतंत्र बन रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश बन रहा है। तो मैक्सिमम रियासत या तो भारत में मिल गए या पाकिस्तान में मिल गए, दोनों के देख रेख में एकीकरण हो गया। लेकिन 3 गो रियासत ऐसा था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो न भारत में मिल रहा है न पाकिस्तान में मिल रहा है। जम्मू कश्मीर का क्या फिलोसफी था कि नहीं मिलेंगे भाई? जम्मू कश्मीर के राजा था हरि सिंह। हरि सिंह कहे कि भाई अगर हम पाकिस्तान में मिलेंगे तो पाकिस्तान बन रहा है मुस्लिम देश, हम मुसलमान है नहीं, हम रहे कश्मीरी, तो हम जाकर मुस्लिम बनेंगे तो सवाल ही नहीं है कि हम कैसे वहाँ मुसलमान स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए वहाँ नहीं मिलेंगे। कि तो भारत में मिलिए, तो भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। क्यों स्वतंत्र रहेंगे? कि भारत तो बन रहा है धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र देश बन रहा है। लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होता है, हम हैं यहाँ के राजा, और जम्मू कश्मीर में है राजसी राज, हम राजा हैं, सब प्रजा है। हम दिन भर जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे, मस्त रहेंगे, तब वो कोई बोले वाला नहीं है कि मुख्यमंत्री है कि क्या है। माने हम यहाँ के राजा हैं, और राजसी मेरा छीना जाएगा। अगर भारत में जाएंगे तो कोई दूसरा कोई राजा बन जाएगा, लोकतंत्र में कोई ना बन सकता है कि बन जाएगा, फिर तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए भारत में नहीं मिलेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्रता रहेगा एकदम। और जूनागढ़ का क्या कॉन्सेप्ट? जूनागढ़ का कॉन्सेप्ट था कि वहाँ का शासक पाकिस्तान चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में मिलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में मिलेंगे। वोटिंग हो गया, जनमत संग्रह हुआ, वोटिंग ज़्यादा फेवर में हुआ भारत के, इसलिए जूनागढ़ मिल गया भारत में। वो हैदराबाद टनले है कि ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। वहाँ प्रिवी पर्स एक्ट वो चलता था, वहाँ सब नवाब रहते थे, बड़े बड़े लोग, आरबीआई के दायरे में नहीं, सबका पैसा कौन रहता था, टैक्सेशन वगैरह के कोई मतलब ही नहीं रहता था इस सबसे। कहा कि हम लोग अलग ही रहेंगे, ये सब व्यवस्था बढ़िया है। और पैसा कौन वाला अपार धन संपत्ति वाले लोग थे, और कह रहे हैं कि हम अलग ही रहेंगे। अब सरदार पटेल विभाग का प्रमुख हैं, कह रहे हैं कि बड़ा टेंशन वाली बात है जी। अगर मान के चलिए हैदराबाद अगर स्वतंत्र रहेगा तो गोले गोले बॉर्डर बनाइए, फौज रखिए, ये तो समस्या है। क्या किया कि पुलिस भेज दी रात रात, ऑपरेशन पोलो चलाए, कहा कि जो कहेगा कि नहीं मिलेंगे सीधे, हाँ, इसलिए जो कहेगा कि नहीं मिलेंगे उसको डायरेक्ट यमराज से मिलवा देना। इतना ना खून खान के नदी बह गया वहाँ, तो दंगा उंगा सब बहुत हो गया, फिर भी ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को मिला लिया गया। पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद मिल गया। अब स्वतंत्र कौन बच रहा है? जम्मू कश्मीर। वहाँ के हरि सिंह कह रहे हैं कि ना मिलेंगे। अब जब हैदराबाद मिल गया, जूनागढ़ मिल गया, तो पाकिस्तान का खून खोलने लगा कि अरे भाई सबका तो वो मिला रहा है, हम बैठल बैठल क्या कर रहे हैं, कहीं कल के डेट में लाहौर कभी ना मिला ले। इसलिए जम्मू कश्मीर हमारा एरिया है, हमारा बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर हर हाल में हमें मिलना चाहिए। कि सिर है भारत का, रह जाएगा, सिर काट के अपना एरिया में रख लेंगे। कौन सोच रहा है? अब पूरा सिविल ड्रेस में कई हजार फौज को भेज दिया कश्मीर में, जाओ सबको सिविल ड्रेस में, और सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर दो, राजा को कहो कि हम लोग पाकिस्तान में मिलेंगे, पब्लिक बन के जाओ। सब सिविल ड्रेस में आया, सब एकदम पूरा एकदम बारामूला एरिया में मार पीट, रेप, मर्डर, अनेक घटना का अंजाम देने लगा कि मिलाओ पाकिस्तान में मिलाओ। अब हरि सिंह समझे कि अरे ये सब तो पाकिस्तान के चाल है। हरि सिंह तुरंत इन्फॉर्म किए नेहरू जी के कि हम ऐसा करते हैं कि हमको सुरक्षा दीजिए। नेहरू जी कहे कि सुरक्षा? आप हमारे अंग हैं तब ना सुरक्षा देंगे जी, अभी नया नया आजाद हुए हैं, सुरक्षा में आपको भेजेंगे। कोई कहे कि दबाने के पाकिस्तान को, अभी अत्याचार पाकिस्तान पर करने लगा, दबाने लगा, आप हमारा अंग बन जाइए, हम आपको सुरक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना अंग बने कैसे सुरक्षा देंगे? हरि सिंह कहे कि ठीक है, हम आपका अंग बनेंगे, भारत का अंग बनेंगे, लेकिन हमारा शर्त है। नेहरू जी कहे ठीक है, शर्त बताइए, एक बार पहले मिल तो जाइए। तो शर्त यह है कि यहाँ का नौकरी सिर्फ यहीं के लोग करेंगे। कहा कि ठीक है, डन। यहाँ के महिला विवाह यहीं के पुरुष से करेगी, अगर दूसरा राज्य के पुरुष से विवाह कर लेगी तो महिला का भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। कहा कि डन। स्कॉलरशिप वगैरह सब यहीं के लोग के मिलेगा, दूसरा कोई का ना मिलेगा। यहाँ नौकरी यहीं के लोग करेंगे, दूसरा कोई ना करेंगे। जमीन यहाँ के लोग यहीं खरीदेंगे, दूसरा कोई ना करेंगे। सस्ता चावल मिलेगा,
एक पूरा एकदम लंबा चौड़ा तैयार करके कहे नेहरू जी के मंजूर है, नेहरू जी कहे कि ठीक है मंजूर है। संधि विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और ओकर बाद भेजे यहाँ से फौज को, फौज के भेजे तब फौज जाकर लड़ने लगा युद्ध। अब उधर से वो लोग भी तो सेना ही ना था, लड़ने इधर से खदेड़ रहा, उन लोग भाग रहा, खदेड़ रहा, भाग रहा, आधा कश्मीर खाली करा दिया। नेहरू जी कहे कि अब तो खाली कराइए देगा, लेकिन एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में चल जाते हैं, जाके वहाँ कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है ना, तो कहेगा कि पता नहीं चला। सरदार पटेल कह रहे थे, सेना प्रमुख भी कह रहे थे कि मात्र 3 दिन रुक जाइए नेहरू जी, 3 दिन के बाद जहाँ जाना होगा जाइएगा, 3 दिन का समय दीजिए, साफ कर देंगे। नेहरू जी कहे ना ना, फिर तो समय बीत जाने के बाद जाके क्या करेंगे। चले गए, जाके कहे कैसा ऐसा बात है, उधर पाकिस्तान रहना चाह रहे, इधर हम हैं, और दोनों के बीच युद्ध हो गया, इधर से खदेड़ रहे हैं। कहा कि कोई बात झगड़ा मत करो, जो जहाँ वहीं रहो, लाइन खींच दो। एलो से खींचा गया, जहाँ तक उन लोग रह गया उन्हें पाकिस्तान है या नहीं हिंदुस्तान है। 3 दिन तक रुक जाते, लोग कहते कि नेहरू जी के भूल था, 3 दिन रुक जाते तो शायद क्लियर हो जाता। कोई कहते कि नहीं नहीं, उस समय का सिचुएशन ऐसा रहा होगा कि नहीं जाते तो शायद युवा से निकल जाता। तो तरह तरह बीजेपी वाला कहता है कि नेहरू जी गलती की है, और कांग्रेस वाला कहता है कि उतना बचा कर रखे नेहरू जी, अपने में करते रहते हैं ये बात है, समझे। तब फिर आधा खाली कर दिया, संधि विलय हस्ताक्षर से जम्मू कश्मीर मिल गया। उस समय से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार था, वहाँ का संविधान अलग, वहाँ का झंडा अलग, वहाँ आईपीसी लागू नहीं होता था। लेकिन वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में तहस नहस कर दिया, और फिर जो व्यवस्था बिहार झारखंड यूपी में, वही व्यवस्था वहाँ बहाल कर दिया। बुझाया। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा बताइए, अभी जो है ना हिट हिट नहीं हो जाएगा वहाँ, जब कश्मीर के बारे में मिलाइए दे अभी ना। अरे पहले अभी जम्मू कश्मीर की चर्चा की है ना जी, तो पहले मिला लेते हैं वहाँ। आप नहीं समझ रहे बात क्या हम कहना चाह रहे हैं। अभी हम लोग का टॉपिक है ना रियासत में एकीकरण, तो रियासत एकीकरण समझे हैं। अच्छा वही है ना पीडीएफ में। तो थोड़ी सा तो उतना टिक लगा देंगे तो हम लोग के पढ़ल रहेगा ना वो। बस ये ला पढ़ लीजिए। रियासत को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल भाई के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। क्लियर है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पर हस्ताक्षर करके मिला दिया गया। यही ना। देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल और बीपी मेनन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, निभाया। क्लियर हो गया। नहीं समझ में आ गया। चलिए आ जाइए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था। संविधान निर्माण के लिए खर्चा जरूरी नहीं है, क्या रुपया लगा ये नहीं पूछेगा। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, अंगीकार किया गया, समर्पित किया गया, तब इसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे। और 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितने थी। 8। मतलब कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया, समर्पित किया गया, अपनाया गया, उस समय टोटल जो है कि भाग कितना थी 22, अनुच्छेद कितना था और अनुसूची कितना था। लेकिन वर्तमान में संविधान में कितना भाग है, अनुच्छेद कितना है और अनुसूचियां कितना है 12। क्लियर है। भाग खंड सहित पूछे तो 25 है। खंड सहित जैसे 9 के क भाग है ना इसे, तो 9 के क, 4 के क, तो इनमें ऐसे 25। अनुच्छेद खंड सहित कहते तो 450 से अधिक, जैसे 19 के 19 के भी ऐसे है ना। तो खंड सहित अनुच्छेद पूछे तो 450 से अधिक, और खंड सहित भाग पूछे तो 25। वो अनुसूची कितना है 12। क्लियर है। चलिए, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 गो अनुच्छेद, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 गो अनुच्छेद अर्थात 5 अनुच्छेद माने नागरिकता, अनुच्छेद 60 माने राष्ट्रपति, अनुच्छेद 324 माने निर्वाचन,
सब जरूरी नहीं है, को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया। मतलब को टोटल अनुच्छेद में से 15 का अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। यानी कहेगा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। कै गो अनुच्छेद? 15 का अनुच्छेद। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। बाकी शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1900। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1900। आखिर जब संविधान बनकर क्वेश्चन पूछेगा तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1900। और अंतिम बैठक कब हुआ? तो आखिर लागू क्यों नहीं हुआ 24 को? क्यों नहीं हुआ नवंबर के लागू? क्योंकि हर साल कांग्रेस 1930 से 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाता था। तो कहा कि भाई लाहौर अधिवेशन में जो घोषणा किया था मनाएंगे, और मनाता आ रहा था, उसका भी इज्जत बरकरार रहेगा। इसीलिए 24 को न लागू करिए, 26 को लागू करिए। इसीलिए ड्रॉप कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को हुआ अंतिम दिन, और उसी दिन संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को चुन लिया गया। यानी राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति पहली बार कौन चुना है? संविधान सभा। कब चुना है? 24 जनवरी 1950। अब कोई क्वेश्चन पूछिएगा कि संविधान सभा को संसद के द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा को संसद द्वारा कब स्वीकार किया गया? हमको ईमानदारी से बताइएगा, क्या 26 नवंबर 1949 को क्या संसद गठन हुआ था? तो कैसे कर लेगा? होगा कभी? तो क्वेश्चन समझना आराम से। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1949, न कि संसद के द्वारा। संसद का गठन होगा तभी ना। आगे आइए, 51-52 में गठन हुआ, 52 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का चुना गया। नियुक्त नहीं हुए, चुना गया है। मौका मिला था कि आप लोग भी मन है तो नॉमिनेशन भर के चुनाव जीत सकते हैं। चुना गया संविधान सभा। यानी संविधान सभा संसद का काम किया उस समय। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से लेकर के जब तक 51-52 का चुनाव ना हो गया, तब तक संसद का काम किया। यही ना? विधि निर्माण करता था संविधान सभा। भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया है। क्लियर है? संविधान सभा और भी कुछ कुछ काम किया है। देखिए अन्य कार्य क्या क्या किया है। यहाँ आ जाइए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता सत्यापित किया। क्या किया ही? तो राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता सत्यापित किया। जैसे राष्ट्रमंडल वैसे देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम था, कब्जा में था। एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुप समझिए इसको। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लगे तो ऑप्शन मिला भाई संविधान सभा को कि क्या आप राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे? कैसे कि आप तो अब आजाद हो गए, आप तो गुलाम है नहीं। तो वही संविधान सभा इसका सत्यापित किया कि हम इसमें रहेंगे। है समझ में? जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट पटना का। जब तक पढ़ रहे हैं आप लोग हैं, लेकिन नौकरी हो जाएगा तो मन होगा तो रहेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं रहेंगे। अगर मन होगा कि ना इसमें ठीक ठाक कुछ आता है तो रहेंगे, न तो बकवास है तो निकल जाएंगे। तो वही बात यहाँ हो रहा है कि राष्ट्रमंडल के मन होगा तो रहिए, नहीं मन है तो मत रहिए। तो राष्ट्रमंडल में भारत रहा, सत्यापन किया संविधान सभा के यहाँ रहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे जाइए। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और राष्ट्रगीत को अपनाया। राष्ट्रगान जनगण मन वंदे मातरम राष्ट्रगीत। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। क्लियर? 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का स्थापना का घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन होगा। अब उन लोग गठन करे कि क्या करे उन लोग समझे, लेकिन अलग हो गया। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के मोहर के रूप में अपनाया गया। डायरेक्ट कहेगा संविधान सभा का प्रतीक या मोहर हाथी।
मूल संस्करण जो मेन लिखाया है उसको सजावट काम कौन किया है? सौंदर्यीकरण, सुंदर और सजावट का काम कौन किया? तो शांति निकेतन के कलाकार विद्यार्थी थे, नंदलाल बोस, है ना, और मनोहर सिन्हा, दोनों जो है सके उसका सौंदर्यीकरण किया, सजाया। मूल संविधान का हिंदी संस्करण कौन लिखने का काम किया है? बृहस्पति कृष्ण वैद। नंदलाल बोस इसको सुंदर ढंग से अलंकृत किया, माने सजा दिया। HBR अयंगर संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। क्लियर है? भारतीय संविधान को देश का अथवा प्रस्तावना। यहाँ क्लियर है ना? कोई भी क्वेश्चन में बैठेंगे पूछ लिया, पहले यहाँ क्लियर हो लिया, कोई दिक्कत नहीं ना अभी? हाँ, प्रस्तावना आज नहीं पढ़ा है ना?